हाँ तो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 में आगे चलते हैं और आगे नहीं, इसका एक अंतिम पड़ाव प्रारंभ कर रहे हैं। चैप्टर 7 आज हमारा अंत में पहुंच चुका है। चैप्टर 7 के अंत में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से 4 नंबर का सवाल सामान्यतः हमेशा आता है। कितने नंबर का सवाल? 4 नंबर का सवाल सामान्यतः हमेशा आता है। वह है बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। वो क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम को समझने से पहले मैं आपको 2 बातें बताऊं। एक पॉइंट आएगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। इधर एक पार्ट बना देते हैं बीच में से। क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या है? देखो बेटा, जब कोई चालक तार लिया, ठीक है, इस चालक तार में क्या प्रवाहित की? धारा। जब कोई चालक तार लें और चालक तार में क्या प्रवाहित करें? धारा। तो धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखेंगे। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और तार की अल्पांश लंबाई। सपोज दैट मैं तार को इतना भाग में ले रहा हूं और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? dl। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और तार की अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल। चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार की अल्पांश लंबाई। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार की अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल कर रहे हैं भाई? अदिश गुणनफल। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। माना जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो है कितना है? बी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी। और तार की जो अल्पांश लंबाई है वह कितनी ली हमने? डी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है और तार की लंबाई जो अल्पांश लंबाई लेके चल रहे हैं वो कितनी है? डी है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा? इसी में लिख देता हूं, बी डॉट डी है। और अदिश गुणनफल है तो दोनों भौतिक राशियां सदिश रूप में लेनी पड़ेंगी। ठीक बेटा? तो यह होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब ये हमने रेखा समाकलन कर दिया। शब्दों के लिए इसको क्या करके चलते हैं? अपन समाकलन करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? समाकलन। ठीक है। अब तार का प्रारंभ बिंदु ए हो और अंतिम बिंदु क्या हो? बी। या तार का प्रारंभ बिंदु ए की वजह अपन एक्स मान सकते हैं और बी की जगह क्या मान सकते हैं? वाई। क्योंकि बी हम यहां चुंबकीय क्षेत्र को ले चुके हैं। तो तार का प्रारंभिक बिंदु कितना हो? x और अंतिम बिंदु कितना हो? y। तो कुल रेखा समाकलन का मान निकालने के लिए लिमिट लेनी पड़ेगी। सीमा के मान का निर्धारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? सीमा के मान का निर्धारण। तो करो, x से लेके कितने तक? y। तो यह क्या हो गया? इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके रेखा समाकलन का मान। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कैसे लिखा जाए? बड़ा आसान सा है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तब
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और तार की अल्पांश लंबाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और तार की अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का मान। ठीक बेटा, चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार की अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का मान। कौन से गुणनफल का मान? अदिश गुणनफल का मान चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ठीक है, माना चालक तार में I मान की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B, और तार की अल्पांश लंबाई कितनी है? D है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन को निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्या हो गया? B डॉट D है। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको रिमूव कर सकता हूं, हटा सकता हूं। तो हटाएं तो क्या आ जाएगा? देखो कैसे आएगा? B डॉट DL जो आ रहा था इसको डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, x से लेकर कितने तक? y तक, और इसको लिख सकता हूं मैं B dl cos थीटा। ठीक है, इसी में एक पॉइंट आ गया। यदि जैसे मैंने चालक तार लिया, इसका ये प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? x, और अंतिम बिंदु कौन सा था? y। मैं यदि इस अंतिम बिंदु को मोड़ करके प्रारंभिक बिंदु के साथ जोड़ दूं, अंतिम बिंदु को मोड़ करके क्या करें? प्रारंभिक बिंदु के साथ जोड़ दें, तो ये तार कैसा हो गया? ऐसा बन जाएगा, गोल गोल, सीधा थोड़ी रहेगा। अंतिम बिंदु लिया, घुमा दिया, और घुमा के किससे जोड़ दिया? प्रारंभिक बिंदु से। या प्रारंभिक बिंदु को घुमा के किससे जोड़ दिया? अंतिम बिंदु से। तो अपने पास वो वृत्तीय पथ ले लेगा, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़ने पर, जैसे यहां पे मान लो प्रारंभिक बिंदु था, इसी को क्या बना दिया? अंतिम बिंदु। तो अब अंतिम बिंदु कौन सा रहेगा, प्रारंभिक कौन सा रहेगा? कोई निश्चित मान नहीं है। ना ही तो इस लूप में कोई प्रारंभिक बिंदु होगा, ना ही इस लूप में कोई अंतिम बिंदु होगा। तो इस अवस्था में रेखा समाकलन को चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन को चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहते हैं? परिसंचरण। ठीक बेटा, रेखा समाकलन तो हो गया जब तार के अंतिम सिरे को घुमा करके प्रारंभिक सिरे से जोड़ दिया जाए। अंतिम सिरे को घुमा करके किससे? प्रारंभिक सिरे से जोड़ दिया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन ही चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, अंतिम सिरे को घुमा करके किससे जोड़ दिया? प्रारंभिक सिरे से। तो इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। यह क्या हो जाएगा? जो उसका रेखा समाकलन आ रहा था B डॉट DL, इसी को क्या कहेंगे? परिसंचरण। अब देखो इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं है, तो इसको निर्धारित करने के लिए समाकलन के चिन्ह पर वृत्त का चिन्ह बना देते हैं। समाकलन के ऊपर क्या लगा देते हैं? गोला। ठीक है, तो यह क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। ये क्या होगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। ये दोनों के दोनों मान एम्पियर के परिपथीय नियम में काम आएंगे। तो अब मैं एम्पियर के परिपथीय नियम पर आ रहा हूं। एम्पियर वैज्ञानिक ने क्या बताया? एम्पियर वैज्ञानिक ने बताया कि यदि किसी बंद लूप में धारा प्रवाहित कर दी जाए, कहां पर बेटा? किसी बंद लूप में धारा प्रवाहित कर दी जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने परिसंचरण वाला लिया था आपके सामने, यह एक बंद लूप बना लिया, इसमें I मान की धारा प्रवाहित की जा रही है, सपोज दैट, या यहां पर एक I1 धारा चल रही है, यहां कोई दूसरी धारा चल रही है, यहां पर कोई तीसरी धारा चल रही है। अलग अलग मान के अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। अलग अलग मान की अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो इस बंद लूप में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस बंद लूप में भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका परिसंचरण, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिसंचरण या चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कर, एक ही बात है।
ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण या चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, निर्वात की चुंबकशीलता और बंद लूप में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योगफल। निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है बेटा? μ0। और लूप में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? यहां मैं 3 को मान के चल रहा हूं, I1, I2, I3, इनका बीजगणितीय योगफल। और बीजगणितीय योगफल को क्या लिख देते हैं? सिग्मा I। ठीक है। निर्वात की चुंबकशीलता और बंद लूप से संबंधित धाराओं के बीजगणितीय योगफल का मान चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचरण या चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बी डॉट dl के बंद लूप कर कह के चल रहा हूं, तो यहां पे क्या लगा देते हैं? समाकलन के चिन्ह पर वृत्त का निशान। ठीक बेटा, यह क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम। ये तो बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखा जाएगा निर्वात या वायु में, निर्वात में या वायु में। ठीक है। सामान्यतः निर्वात लिया जाता है कि निर्वात की चुंबकशीलता कहां पे ले रहे हैं, लेकिन निर्वात और वायु के जो चुंबकशीलता वो लगभग समान होती है। ठीक बेटा, इनके पैराविद्युतांक लगभग समान होते हैं। नगण्य परिवर्तन प्राप्त होता है दोनों के दोनों। ठीक है। निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, किसी बंद पृष्ठ, जैसे बंद पृष्ठ ले लिया, के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता और बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ठीक है। वापस सुनो क्या है? निर्वात या वायु, ठीक है, निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से संबंधित या बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान, एलएचएस पार्ट हो गया। निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान, ये वाला भाग हुआ है ना। निर्वात की चुंबकशीलता और पृष्ठ से संबंधित धाराओं के बीजगणितीय योगफल के गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसी को नाम दिया जाता है क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर में। जो ये बी होता है इसका मान होता है μ0H। बी तो होता है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और H क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र। बी तो क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और H क्या हो गया? चुंबकन क्षेत्र। ठीक है। तो चुंबकन क्षेत्र क्या है? पहले एक छोटा सा बता दो। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकन क्षेत्र कहेंगे वैसे तो, लेकिन यदि इसका मान प्रभावी हो और इसमें पदार्थ को रख करके चुंबक बनाया जाता है, क्या हो जाएगा? वो चुंबकन क्षेत्र। तो क्या परिभाषा हो सकती है? वह क्षेत्र जिसमें पदार्थों को रख करके चुंबक बनाया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र। ये चैप्टर नंबर 8 में आएगा, आगे वाले में उसको वहां डीपली पढ़ेंगे। तो चूंकि b बराबर क्या हो गया? μ0H, तो b के स्थान पर लिख सकता हूं। अब अपने पास क्या हो गया? देखो μ0H डॉट dl। जब यह सदिश राशि है तो ये कैसी हो जाती है? सदिश राशि। μ0 तो एक नियतांक मान है, नियत मान है। ठीक है। तो H डॉट क्या हो गया? dl। इधर से क्या हो जाएगा? ये बराबर में μ0 और समेशन में क्या आ जाएगा? I। अब देखो μ0 अचर राशि कहा जाती है बाहर, तो μ0 बाहर ले लिया, समाकलन में क्या हो गया बेटा? H डॉट dl बराबर क्या हो गया? μ0 और समेशन में क्या आ गया? I। μ0 से μ0 क्या हो जाता है? कट जाता है। तो H डॉट dl बराबर क्या आ चुका है बेटा? समेशन I। H डॉट dl बराबर क्या आ गया? समेशन I। ठीक है। तो यह भी अपने पास एम्पियर के नियम में कह सकते हैं। एम्पियर का नियम तो ऊपर ही है। तो आपको एम्पियर के परिपथीय नियम में या एम्पियर के नियम में मैंने 3 बातें बताई। एक तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है बेटा? कैसे लिखना है? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और
तार की अल्पांश लंबाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और तार की अल्पांश लंबाई के अदिश गुणनफल का मान, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। यदि तार के अंतिम सिरे को घुमाकर प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए तो उसको रेखा समाकलन कहलाता है। वहां तक कहेंगे, उसके बाद ये उतार देंगे यहां से यहां तक, इसके बाद लिखना ही है ना। यदि तार के अंतिम सिरे को घुमाकर प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर दिया जाए, अंतिम सिरे को घुमाकर क्या कर दिया जाए, प्रारंभिक सिरे से संयोजित, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन को ही चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण कहते हैं। यह परिसंचरण हो गया। इसे समाकलन के चिन्ह पर वृत्त का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो इधर आ गया। अब इसकी जरूरत पड़ रही है किसमें, एम्पियर के नियम। अब एम्पियर का नियम क्या है? यदि क्वेश्चन आ जाता है एम्पियर का परिपथ के नियम क्या है, तो आपको केवल वो लिखना है जो अब बोलने वाला हूं, ये नहीं लिखना। ठीक है, क्या है एम्पियर का नियम? एम्पियर के नियम के अनुसार निर्वात या वायु, एम्पियर के नियम के अनुसार निर्वात या वायु में चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान या रेखा समाकलन का मान या परिसंचरण का मान, तीनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। निर्वात या वायु में चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, निर्वात की चुंबकशीलता और बंद पृष्ठ से संबंधित, निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन का मान, निर्वात की चुंबकशीलता और बंद पृष्ठ से संबंधित धाराओं के बीजगणितीय योगफल के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात केवल ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, यही अपने पास एम्पियर का परिपथ नियम होता है। फिर भी आगे न्यूमेरिकल के लिए b का मान म्यू 0 h होता है, तो अपन ने मान रख दिया, म्यू 0 को बाहर निकाल दिया क्योंकि अचर राशि, म्यू 0 से म्यू 0 कट गया, h डॉट dn। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र के मान को निर्धारित कर सकते हैं। अब यह तो क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, और यह क्या हो रहा है, चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकन क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान पृष्ठ से संबंधित कुल धाराओं के बराबर होता है। ठीक बेटा, ये अपना वीडियो है, इसको एक बार देख लें। यह वीडियो या ये जो नियम अपन वीडियो फॉर्म में ले रहे हैं, इस नियम के आधार पर आगे अभी जो हम पढ़ेंगे लगभग 5 अनुप्रयोग अपने को दे रहे हैं। अनुप्रयोग इसके उपयोग, उनमें एक सबसे पहले एक करके चलेंगे। तो एक पहले आएगा अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, दूसरा रहेगा लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण, तीसरा रहेगा परिणामी का कारण, टॉरॉइड के कारण। तो एक एक करके उनको अपन देखेंगे, एक एक अलग अलग वीडियो। सभी बच्चों से फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, और ये जो बेल आइकन वाला है ना जिससे नोटिफिकेशन आते हैं, कई बार क्या होता है बेटा, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं और वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर करने में, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने में काफी लंबा समय लग जाता है, या फिर कुछ बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, वो नोटिफिकेशन वाला आइकन दबा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा सर ने आज वीडियो डाला है। 3-4 दिन से एक 2-3 भैया ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, सर आपको मोबाइल नंबर सेंड कर दो। तो मेरा मोबाइल नंबर ये है, इधर लिख देता हूं 9460369924। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी आपको समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं कभी। इस वीडियो में इतना ही।